एवरीवन, दिस इज नेहा साइनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने फिजिक्स में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हीट एंड टेम्परेचर, उसमें मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि एग्जैक्टली हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है। जैसा कि हम लोग पहले ये समझते थे कि जो हीट और टेम्परेचर होता है दोनों ही सेम चीजें होती हैं। हीट होता है मतलब टेम्परेचर होती है, हीट का मतलब भी गर्मी होती है और टेम्परेचर का मतलब भी एक तरह से ज्यादा से ही समझते थे हम लोग, क्योंकि जब फीवर होता है किसी को तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो इसका मतलब उसके अंदर हीट क्या है, बहुत ज्यादा है। बट एक्चुअल में हमने सीखा कि जो हीट होती है और जो टेम्परेचर होती है वो दोनों ही अलग अलग टर्म्स होती है। जिसमें हमने देखा था हीट क्या होती है, हीट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो सिर्फ एनर्जी की एक फॉर्म होती है, यानी कि एक टाइप होती है एनर्जी का। और टेम्परेचर में हमने समझा था कि जो टेम्परेचर होता है इज जस्ट एन डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है ये बताना ही टेम्परेचर का मेन काम होता है, मेन वर्क होता है। तो ये चीजें हम समझ चुके थे। ये चीजें मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब हीट अलग होती है, टेम्परेचर अलग होता है, ये चीजें मैंने अभी अभी आपको बताई, लेकिन इनको हम थोड़ा सा अलग टर्म में देखेंगे, यानी कि कुछ अलग नजरिए से, कुछ डिफरेंट वे में हम सीखेंगे कि टेम्परेचर और हीट दोनों अलग कैसे कैसे हैं। ये कराने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ जो आपको पता होना चाहिए और आपकी बुक्स में बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में दिया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, नोटबुक और पेन अपना लेके बैठिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो जो मैं यहाँ पे नोट डाउन ना कर पाऊं वो आप लोग अच्छे से वहां पे नोट डाउन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर का। मैं यहाँ पे हीट की कुछ टर्म आपको कराने वाली हूँ, देन उसके बाद हम करेंगे टेम्परेचर की कुछ टर्म्स, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों डिफरेंसेस में ऐसे क्यों आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हीट और टेम्परेचर के बारे में डिफरेंट वे में कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया है, डिफरेंस के लिए लाइन लगा दी है, जिससे एक तरफ हम लोग हमारा हीट करेंगे एंड सेकंड साइड हम लोग टेम्परेचर के बारे में समझेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम टोटली एंड टोटली मॉलिक्यूल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। उन सभी एटम मॉलिक्यूल्स की क्या होंगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी। आज हम उन्हीं के ही बेसिस पे क्या करेंगे, टेम्परेचर और हीट को मेजर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सबसे पहले मैं हीट के बारे में आपको बता रही हूँ कि हीट पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो टेम्परेचर से अलग है। तो देखिए हीट क्या है, इट में बी डिफाइन एज, वैसे तो मैंने आपको कहा था हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो डेफिनेशन को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब वो क्या करता है, मोशन में आता है, मूव करता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ही उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन आ गया, मतलब उसके अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। इसको सेकंड वे में अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, हीट इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में हीट बी डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी टोटल एनर्जी है वो उसकी हीट को क्या करता है, डिफाइन करता है। आई नो आपके समझ में नहीं आया, मैं इसको आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है जो हीट होती है वो एक्चुअल में इक्वल होती है आपकी टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। या फिर आप यहाँ पे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि जो आपकी हीट होती है, जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ, हीट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये हमने लिख दिया। तो अब इसको आपको क्या करना है, शो करना है, इसको डिफाइन करना है। कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पे H क्या है, H आपकी हीट है, आप चाहे तो थीटा से भी शो कर सकते हैं, हीट को Q से भी शो करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैंने ये छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे क्या ले लिए? पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है। इन सबका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। मान लीजिए ये m1 मान लीजिए, ये m2 मान लीजिए, ये m3 मान लीजिए, m4 मान लीजिए, ऐसे ही करके अप टू सोन mn तक मान लेते हैं कि टोटल जो बॉडी में पार्टिकल है वो कितने हैं? n है। उन सबकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी। तो मैं मान लेती हूँ v1 v2 v3, ऐसे ही क्या हो जाएगी? vn। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलते चलते आप लोग कहां तक चले जाएंगे? हाफ mn vn का स्क्वायर। तो जो m है यहाँ पे वो क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी है। और v1 v2 v3 क्या है? v1 v2 v3 एंड अप टू सोन vn तक क्या होगी आपकी? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी सभी पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। यानी कि आप हीट को किससे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इसको समझाती हूँ मैं, इजीली वे में आपको समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप धीरे 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 मूव कर रहे हैं। मान लीजिए आप ज्यादा देर नहीं, आप जॉगिंग की तरह कर रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। आपकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी, सिंपल है। लेकिन वो वेलोसिटी आपकी क्या है? कम। अगर वेलोसिटी आपकी कम है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की। और अगर वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसकी हीट भी क्या होगी? कम। आपको गर्मी भी क्या लगेगी? कम लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, बहुत तेजी से आप रनिंग कर रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी, दैट्स मीन आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है जब आप बहुत जोरों जोरों से भागते हैं तो क्या होता है? तो हीट होती है, अंदर हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, बहुत जोरों जोरों की गर्मी लगने लग जाती है ना, हॉटनेस फील होती है ना। इसका मतलब जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आपकी काइनेटिक एनर्जी की। तो सिंपली सा मीनिंग है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आपकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दैट्स मीन उसके अंदर हीट भी क्या होगी? बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था किसके लिए? हीट के लिए, कि जो हीट होती है वो आपकी एक्चुअल में क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है, अंदर से फील होती है, अंदर की एनर्जी होती है। अंदर से आपको हीट होना शुरू हो जाती है, बॉडी के पार्टिकल्स अंदर से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका हीट का, जो हमने किससे डिफाइन किया? हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी से, कि किस तरह से सिर्फ वेलोसिटी को इंक्रीज करने से आप बॉडी की हीट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये कह दूं कि जो आपकी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? काइनेटिक एनर्जी के, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कैसे भी कह लीजिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि जितनी तेज आप भागेंगे, जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ आप भागेंगे, उतनी ही आपके अंदर हीट की जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये तो था हमारा हीट, जो कि बहुत इजी था, जिसका कंक्लूजन ये निकला कि जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आपकी काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे बेस्ड है? वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी तो आप अपनी मर्जी से इंक्रीज कर ही सकते हैं। तेज भागोगे हीट ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, धीरे भागोगे हीट कम प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हीट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे। ये हीट था, अब मैं आपको कराऊंगी टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आप जब टेम्परेचर सीखोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ कुछ आपकी हीट के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक टर्म की वजह से ये हीट से डिफरेंट हो जाता है। वो टर्म ही हमें यहाँ पे देखनी है कि वो ऐसी कौन सी टर्म है जो हीट से टेम्परेचर को क्या कर देती है? डिफर कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझाती हूँ, देन उसके बाद बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे बात किया गया टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलती है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे सिर्फ इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड, सिर्फ एक टर्म है जो अलग हो रही है और वो है आपकी एवरेज। यानी कि बात तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी की हुई थी, बात तो हीट में भी काइनेटिक एनर्जी की हुई थी, बात यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी की हो रही है, बट यहाँ ओनली टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हुई थी कि सभी की टोटल कितनी होगी, और यहाँ पे बात हो रही है एवरेज के बारे में कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। यानी कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, हम ऐसे ही तो निकालते हैं, अरे हम ऐसे ही तो निकालते हैं ना, हम एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं भाई, जितना भी दिया गया वो और नीचे कितने पार्टिकल्स है, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये क्या होता है आपका डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होता है आपकी एवरेज वैल्यू के। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए टेम्परेचर आपका क्या है, प्रोपोर्शनल है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम V1 का स्क्वायर हाफ एम V2 का स्क्वायर, ऐसे ही करके क्या हो जाएगा हाफ एम Vn का स्क्वायर। और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n। जब मैंने यहाँ पे किया था तो मैंने यहाँ अपॉन में यानी कि डिवाइड में कोई भी n पार्टिकल नहीं रखा था, यहाँ पे हमने डिवाइड में n पार्टिकल्स को रखा है। ये n पार्टिकल्स हमें बताते हैं कि जो टोटल टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है आपका वो काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे आप ये बताएंगे कि जो टोटल पार्टिकल है उनके ऊपर भी आपका टेम्परेचर क्या करता है, डिपेंड करता है। वैसे अगर आप टेम्परेचर को देखेंगे इट जस्ट एन मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, लेकिन यहाँ पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो वो डिपेंड करती है कि टोटल पार्टिकल की कितनी निकल के आती है। यानी कि सभी पार्टिकल्स की हमें क्या करनी है, सभी पार्टिकल्स की हमें डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी देखनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मास, जो मास है आपका वो बाहर आ जाएगा। देखिए मास क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, एम आपका मास ऑफ ईच पार्टिकल है, एन आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो आप लेना चाहें, और V क्या है, V1 V2 V3 और अप टू Vn क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मास सेम लिया है तो क्या हो जाएगा, मास आपका बाहर आ जाएगा, हाफ भी आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा V1 V2 V3 एंड अप टू सो ऑन Vn अपॉन में n। ये आपके निकल के आता है। लास्ट जो कंक्लूजन होता है हमारा कि हमारे जो टोटल टेम्परेचर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। जितना वेलोसिटी इंक्रीज होगी दैट्स मीन अगर उसी पार्टिकल के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए 100 पार्टिकल्स है, 100 में से अगर 50 की भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज होगी, दैट्स मीन टेम्परेचर क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा। 100 में से अगर सिर्फ 30 की हो रही है तो बॉडी क्या कहलाएगी, कोल्ड ही कहलाएगी। दैट्स मीन कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर होता है वो भी आपका वेलोसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बस वो आपकी जो वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी कैसी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे कोई भी एवरेज वैल्यू हमने नहीं ली है, यहाँ पे हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी ली है, यहाँ हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी ली है। तो ये तो आपके जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, ये किया है मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके बेस पे, यानी कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के बेस पे हमने यहाँ पे हीट को और टेम्परेचर को डिफाइन किया है। अब मैं आपको कुछ अलग अलग टर्म्स कराने वाली हूँ जो बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो हीट और हमारा टेम्परेचर है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले ही एक बात बता दूं, ये आपकी बुक्स में आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन जो अब मैं आपको कराने वाली हूँ वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बताऊंगी। अगर आपको 3 मार्क्स में आता है कि डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उसको डिफाइन करने में, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाने वाली हूँ। इसलिए कोशिश कीजिए कि नोट्स आप बनाते रहें, साथ साथ लिखते रहें और साथ साथ समझते ही रहें, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। तो चलिए फटाफट से इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं पॉइंट
जो हमारे पॉइंट्स में है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। चलिए देखिए, अब मैं आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ, जहां पे बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहती है कि हीट एंड टेम्परेचर का अगर डिफरेंस निकालने के लिए क्वेश्चन आए तो उसमें एग्जैक्टली लिखें क्या। क्योंकि जो बुक्स वगैरह हैं उसमें तो सिर्फ आपको वही टर्म्स लिख के दिखा रखी हैं जो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले कराई थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे हीट और टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, आपके बुक्स में सिर्फ वही दिया हुआ है। बट मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत इजी वे में लेके आई हूँ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये एग्जाम में लिख के आते हैं तो देखिए, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर का जब आप डिफरेंस लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको वही टर्म लिखनी है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराई थी। देन उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मैं अभी आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ और क्यों मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने टोटली जो डिटेल थी ना हीट एंड टेम्परेचर की, वो इन पॉइंट्स में डाल दी है। आपका काम आसान कर दिया है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि किसी भी एक टर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो टर्म किस तरह से हमारी हीट की वजह से होगी और क्यों हमारी टेम्परेचर की वजह से होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले हीट का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारा जो हीट है उसका फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलता है। हीट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूलर मोशन, यानी कि जो मोलिक्यूल्स हैं, कोई भी बॉडी है उसके जो मोलिक्यूल्स हैं उनके टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वही हमारी किसको मेजर करती है, हीट को मेजर करती है। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूलर मोशन, यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स की, वही हमारी क्या होती है, हीट होती है। अब ये तो था हमारे हीट का फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे टेम्परेचर के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि टेम्परेचर कैसे काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो जो हीट थी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, बट टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूलर मोशन, यानी कि यहाँ पे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी काम करती है, बट जब बात आती है टेम्परेचर के बारे में तो टेम्परेचर में हम बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप बात करेंगे हीट के बारे में तो सिर्फ टोटल काइनेटिक एनर्जी बात होगी, और अगर आप बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में तो टेम्परेचर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है, यानी सभी जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी, और जितने पार्टिकल्स है उन टोटल काइनेटिक एनर्जी को उन पार्टिकल्स से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है टेम्परेचर। यानी कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को, टोटल सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी को उसके पार्टिकल से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता है। तो ये तो थे हमारे टेम्परेचर और हीट का फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम हमारे हीट के सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट बोल रहा है हीट इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हीट होती है वो एक्चुअली क्या करती है, इनसाइड बॉडी के अंदर ही क्या होती रहती है, स्टोर्ड होती रहती है। मान लीजिए, आपको बताती हूँ कैसे। मान लीजिए कि आप लोग रनिंग कर रहे हैं, आप थोड़ी देर भागे तो क्या आपको हीट लगने लग जाएगी? नहीं, वो जो थोड़ी सी हीट आपकी प्रोड्यूस हुई है ना आपके भागने से, वो आपकी बॉडी में क्या होने लग गई, स्टोर होने लग गई। फिर आप थोड़ी सी दूर भागे, फिर आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी, बहुत कम गर्मी लगने लगेगी, और जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है भागने से वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। फिर आप जब भागते रहते हीट क्या होती रहती है आपके अंदर आती रहती है। आपने फील किया होगा इस बात को बहुत अच्छे से कि जब आप भागते रहते हैं भागते टाइम आपको हीट नहीं लगती, उस टाइम आपको कोई हॉटनेस फील नहीं होती, गर्मी नहीं लगती। गर्मी लगती है जब आप भागने के बाद एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो आपको फील होता है कि बहुत ज्यादा हीट निकलने लगी है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा हॉटनेस हो गई है बॉडी में। तो कहने का मतलब जो हीट होती है वो बॉडी के इनसाइड
अंदर क्या होती रहती है, वो सेव होती रहती है धीरे धीरे करके। तो हमने क्या सीखा, हीट जो होती है वो स्टोर होती है बॉडी के इनसाइड, बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो कोल्डनेस एंड हॉटनेस मेजर्ड बाय टेम्परेचर, आप यानी कि आपके पहले हीट प्रोड्यूस्ड होती है, देन उसके बाद टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। तो आप जस्ट हीट की वजह से होने वाले टेम्परेचर, उसको जो इफेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। भाई अब आप भागे, मान लीजिए आप भागे, बहुत तेज भागे, आपके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड हो गई, और अब जब आप खड़े हो गए भागने के बाद तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप उस हॉटनेस को किससे मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर से मेजर कर सकते हैं। यानी कि हीट की वजह से आने वाले डिफरेंस को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। यानी कि कोल्डनेस और हॉटनेस को जो मेजर करता है वही आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। दैट्स मीन टेम्परेचर क्या काम करता है, वो जस्ट मेजर करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, यानी कि वो कितना ज्यादा कोल्ड है या कितना कम कोल्ड है, या फिर वो कितना ज्यादा हॉट है या कितना कम हॉट है। ठीक है, तो यानी कि मेजर करने का काम जो करता है वो टेम्परेचर करता है, और हीट क्या करती है, हीट अंदर शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो ये तो थे हमारे हीट और टेम्परेचर के सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, तो देखते हैं जल्दी से। थर्ड पॉइंट बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जो ऐसा यूनिट होती है हीट की, आपको याद रखना है वो क्या होती है, जूल होती है। और जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। यानी कि टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपकी केल्विन, आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन इन ए ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। यानी कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो हीट है वो टोटली डिपेंड करता है भाई मास के ऊपर, टोटली। यानी कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा हॉट होगी वो उसके मास पे डिपेंड करती है। आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी जो हमारे पास कोयला वगैरह होता है, कार्बन, उसको मान लीजिए कि मैं आपके हाथ पे कोई इतना बड़ा कोयला रखूं जो जला हुआ है, ठीक है, वो गर्म है, और एक मैं आपके हाथ पे इतना बड़ा रखूं, तो एक तो छोटा सा जाएगा तो सिर्फ छोटे से हाथ को कवर करेगा, हॉटनेस उसकी आपके हाथ के अकॉर्डिंग क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मैं बड़ा सा जो कोयला होगा जो गर्म होगा आपके हाथ पे रखूंगी तो टोटल हाथ क्या हो जाएगा, आपका जल जाएगा। दैट्स मीन मास पे भी हॉटनेस क्या, हीट क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर की तरफ। डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज और टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कितना बड़ा साइज का है कोई ऑब्जेक्ट या कितना किस टाइप का बना हुआ है, इस बात से टेम्परेचर का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे हीट आपकी मास पे डिपेंड करती है, बट आपका जो टेम्परेचर है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, टाइप पे भी डिपेंड नहीं करता कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, किस चीज का बना हुआ है। इस बात से टेम्परेचर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। हमारे हीट का फिफ्थ पॉइंट है, इट इज मेजर्ड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर एंड मेथड ऑफ मिक्सचर। यानी कि आप पता लगा सकते हैं, अगर आप हीट का पता लगाना चाहते हैं तो उसको दो मेथड से पता लगाया जा सकता है। पहला तो क्या है आपका कैलोरीमीटर, और सेकंड क्या है आपका, सेकंड है हमारा यहाँ पे मेथड ऑफ मिक्सचर, यानी कि कोई मिक्सचर करने के बाद आप हीट का पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट टेम्परेचर की। इट इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। अगर आपको टेम्परेचर को मेजर करना है तो आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से, ठीक है। यानी कि फिफ्थ पॉइंट में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर आपको हीट को मेजर करना है या आपको टेम्परेचर को मेजर करना है तो आप किस किस मेथड से उनको मेजर कर सकते हैं। तो हमें पता लगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर से क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ये आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, जब फीवर हो जाता है, जब हम डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर एक लंबा सा कुछ ट्यूब टाइप होता है और उसको क्या करता है, मुंह में हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, वो थर्मोमीटर होता है जो ये पता लगाता है कि बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअल जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना है या नहीं। अगर उतने से ज्यादा हो जाता है दैट्स मीन टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी में क्या है, फीवर है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना ही है, दैट्स मीन बॉडी का टेम्परेचर एकदम एक्यूरेट है और कोई भी फीवर नहीं है। तो अगर टेम्परेचर पता करना होता है तो किससे पता करते हैं, थर्मोमीटर से, ठीक है। अब आते हैं हमारे सिक्स पॉइंट की तरफ। हीट का जो सिक्स पॉइंट है वो क्या बोलता है, हीट हैज एबिलिटी टू डू वर्क। देखिए हमने कहा हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हीट क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन हम ये बात भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वर्क डन ही तो होती है या नहीं।
तभी तो यूनिट यहाँ पे हमारी जूल निकल के आई थी, क्योंकि वर्क डन की एनर्जी, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल ही तो होती है। तो इसने कहा कि हीट एक एनर्जी है और वो क्या है, वर्क डन ही तो है। तो ये क्या बोल रहा है, हीट हैज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि हीट क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की। अब बात करते हैं हमारे टेम्परेचर के 6th पॉइंट की। देखिए मैंने जो यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ है, उस कैपिटल टी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर। तो प्लीज आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे कैपिटल टी क्या लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर कैन बी यूज्ड ओनली टू मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जैसा कि हमने 6th पॉइंट में कहा कि ये एबिलिटी होती है काम करने की, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो जस्ट मेजर कर सकता है कि कोई बॉडी आपकी हॉट है या कोई बॉडी आपकी कोल्ड है। इससे ज्यादा काम टेम्परेचर का नहीं होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो टेम्परेचर होता है वो जस्ट ये मेजर करता है कि कोई बॉडी आपकी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। देखिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है कि जो आपकी हीट होती है वो आपकी डिपेंड करती है कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है और कोई बॉडी कितनी ज्यादा कोल्ड है। अगर हीट को ट्रांसफर होना होगा, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। और वो जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस तरह से होती है, हमेशा हाई टू लो, यानी कि जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां से कम टेम्परेचर की तरफ हमारी जो हीट होती है वो क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि हीट को फ्लो करवाया जा सकता है या हीट फ्लो कर सकती है, और कैसे कर सकती है, हॉट टू कोल्ड। हॉट जहां पे ज्यादा होगा वो कोल्ड की तरफ क्या करेगा, आपका चला जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि हमारे पास एक कप ऑफ टी है, हमने एक कप में टी ली हुई है, चाय ली हुई है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, सॉरी उसकी हॉटनेस बहुत ज्यादा है, हीट उसके अंदर बहुत ज्यादा है, और एनवायरमेंट जो है उसमें इतनी हीट नहीं है जितनी चाय की है। तो चाय की हीट ज्यादा है यानी कि वो हॉट है, और एनवायरमेंट में हीट कम है यानी कि वो कोल्ड है। तो आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद जो चाय थी वो ठंडी हो जाती है, तो उसकी हीट कहाँ गई, वो इतनी गर्म थी, उसकी हीटनेस कहाँ गई। तो इसका मतलब हीट क्या कर गई, फ्लो कर गई एक से दूसरे में, यानी कि हमारी जो चाय थी, जो हमारी कप ऑफ टी थी, उसमें से हीट निकल के एनवायरमेंट के अंदर चली गई। और किस तरह से गई है, हॉट, हमारा जो हॉट था वो कौन था, ज्यादा हीट किसमें थी, टी में थी, उससे हॉट से कहाँ चली गई, कोल्ड में, क्योंकि चाय की तुलना में, चाय के कंपैरिजन में एनवायरमेंट क्या था, ठंडा था, कोल्ड था। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर गई, हॉट से कोल्ड में फ्लो कर गई। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारा जो हीट होती है वो हॉट से कोल्ड में क्या कर जाती है, ट्रांसफर कर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 7th पॉइंट था हमारे हीट से रिलेटेड। अब बात करते हैं 7th पॉइंट हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ, टी का मतलब है कैपिटल टी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है व्हेन हीटेड। अगर किसी बॉडी को हीट किया जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टी डिक्रीजेस व्हेन कूल्ड, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा अगर किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया जाए, उसकी हीट को डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कि कूल बना दिया जाए, कूल्ड कर दिया जाए। तो ये आपका डिफरेंस था किसका, हीट और टेम्परेचर के बारे में। इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से लिखना है, इतने अच्छे से शायद आपको बुक्स में नहीं मिल पाएगा और ना ही आपके समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए इनके आप नोट्स बना लें, अच्छे से इनको समझ लें। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में डिफरेंस में समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपकी जो आपका कंफ्यूजन है वो जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी। तो फटाफट से इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद करेंगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि अगर कोई भी मटेरियल है, अगर उस मटेरियल पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो एग्जैक्टली क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। यानी कि हम इफेक्ट देखने वाले हैं टेम्परेचर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे और डिफरेंट डायमेंशंस पर। बहुत ही डिफिकल्ट है ये टॉपिक वैसे तो, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगी कि आप बहुत इजी तरीके से समझ जाएं।
वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत ही टिपिकल टाइप से ये दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपको वन बाय वन साइड बाय साइड इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आपका टॉपिक, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हैं। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट का जो सीधा सीधा रिलेशन होता है वो थर्मल का हीट से होता है, ठीक है। हीट को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है दैट इज एक्सपेंशन। बच्चों एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज का इंक्रीज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग के ऊपर आपने कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंशन। यानी कि किसी चीज का बढ़ जाना ही क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक बलून है, आपने बलून में हवा भरना शुरू किया। जब आप उसमें हवा भरते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होते रहते हैं, इंक्रीज। पहले बलून इतना था, फिर आपने और हवा डाली और इतना बड़ा हो गया, और बड़ा 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 होता चला जाता है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसकी वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो एक्सपेंशन का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। अब वो बढ़ना किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो एरिया से हो, चाहे लेंथ से हो, चाहे आपका वॉल्यूम से हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, वो जब हमारे नेक्स्ट आएंगे तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बता दूंगी। अभी आपको जस्ट इतना याद रखना है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। सेकंड की बात करें तो सेकंड है चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विद चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज। यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने से कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो कोर्स आप अभी कर रहे हैं, जो कोर्स आप परसू कर रहे हैं, वो आपका इंजीनियरिंग कोर्स है, जिसमें आपको ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है वो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट डालता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे भी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपकी बहुत सी होती है, जैसे ईएमएफ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया। और भी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले प्रिंसिपल को, तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा सेकंड था। थर्ड के प्रिंसिपल देखते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, चेंज इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज विद चेंज इन टेम्परेचर। अब आप सोचेंगे ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड के बारे में बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है करंट, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही आपकी क्या होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ये ऑप्टिकल से क्या मतलब है, तो बच्चों ऑप्टिकल का सीधा सीधा जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है लाइट से। अगर ऑप्टिकल वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ लाइट के बारे में बात हो रही है, या फिर लाइट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें लाइट से रिलेटेड बातें की जाती है, या फिर रेडिएशंस जो होती हैं ना, जैसे सन से आने वाली रेडिएशंस हो गई, लेजर लाइट हो गई, या फिर और भी बहुत सी हमारी क्या है, लाइट्स हैं, रेडिएशंस हैं, वो सभी किस में होती है, हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में होती है। तो ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है ये भी आपकी चेंज होती हैं अगर टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ ऑप्टिकल यानी कि लाइट और रेडिएशंस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में जब ये पॉइंट कराऊंगी तब बताऊंगी कि ऐसे क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब मैं आपको बता दूं, हमने जैसे यहाँ पे देखा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स हमने ये पढ़ लिए हैं।
अब हम इन तीनों टाइप्स को डिटेल में वन बाय वन करके बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलेंगे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। शुरू करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और वो कैसे कैसे इफेक्ट शो करता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द इंक्रीज इन एनी डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सुनना ध्यान से, द इंक्रीज इन एनी डायमेंशन। बच्चों डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब हमारे डायमेंशंस में आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कोई भी डायमेंशन आपका इंक्रीज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का विद राइजिंग टेम्परेचर। राइज का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज करना। कहने का मतलब क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, किसी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो अगर उसके डायमेंशन में क्या हो, इंक्रीज हो। कोई भी डायमेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, कुछ भी। अगर कुछ भी इंक्रीज होता है तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका थर्मल एक्सपेंशन। अब ये बात तो मैंने आपको बताया था, थर्मल का मतलब क्या होता है आपका हीट। हीट एक तरह से टेम्परेचर, तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब आप हीट इंक्रीज कर रहे हैं, और हीट इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट में जो इंक्रीमेंट निकल के आएगा दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि टाइम आपके डायमेंशंस का ही इंक्रीज होना टेम्परेचर की वजह से, वो आपका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन। अब आगे की बात करते हैं। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो भी आपके कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। दोबारा से देखिए, द इंक्रीज इन एनी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद राइजिंग टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर। अब थर्मल एक्सपेंशन तो हमें समझ में आ चुका है। थर्मल एक्सपेंशन एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आपके डायमेंशंस में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर की वजह से तो थर्मल एक्सपेंशन। और ये थर्मल एक्सपेंशन भी आपका कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। अभी थर्मल एक्सपेंशन जो 3 टाइप्स के वो कौन कौन से हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनको डिफरेंट वे में लिखा है थोड़ा सा। हमने ये जाना थर्मल एक्सपेंशन हमारा 3 टाइप्स के, फिर मैंने इनकी डिटेल देने के लिए मैंने इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम वन बाय वन इन तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन का फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले, लीनियर का सीधा सीधा रिलेशन होता है लेंथ से, यानी कि लीनियर मतलब लाइन और लाइन मतलब लेंथ। तो ये जो एक्सपेंशन होगा वो एक्सपेंशन होगा लेंथ में। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में जब इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, तो आपका लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, लीनियर एक्सपेंशन इफ लेंथ ऑफ द मटेरियल इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के बाद अगर आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि आपका लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। यानी कि लीनियर एक्सपेंशन कैसे होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करो, लेंथ में इंक्रीमेंट करो, दैट्स मीन हमारा क्या हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन। तो ये तो था हमारा लीनियर एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अब देखिए कुछ ना कुछ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ, तो हम यहाँ पे कहेंगे एल क्या है आपकी, ओरिजिनल लेंथ, क्या है आपकी ओरिजिनल लेंथ, और डेल एल आपकी क्या है, चेंज इन लेंथ। कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंजमेंट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने इसकी क्या की, आपने इसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज किया तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया। मान लीजिए ये इतना बड़ा हो गया किसी भी तरह से, मान लीजिए तो ये बड़ा हो गया, तो पहले इसकी लेंथ कितनी थी, एल, अब इंक्रीमेंट कितना आया, डेल एल। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज डेल एल इज इक्वल टू एल डेल टी। डेल एल क्या है आपका, चेंज इन लेंथ, एल है आपका ओरिजिनल लेंथ, और डेल टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ बड़ी होगी और क्या निकल के आ जाएगा, चेंज इन लेंथ।
कुछ ना कुछ आपकी लेंथ में, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि हमारा जो यहाँ पे लेंथ होती है, अगर उसमें टेम्परेचर के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स मीन उसको लीनियर क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सेकंड की तरफ, जिसका नाम क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, सुपरफिशियल का दूसरा नाम होता है आपका एरिया एक्सपेंशन। ये आपका किसी भी नाम से आ सकता है, क्योंकि सुपरफिशियल और एरिया का कोई लेना देना है नहीं, दोनों का नाम एकदम अलग अलग दिख रहा है, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि सुपरफिशियल का ही दूसरा नाम क्या है, एरिया। तो अब आप बुक से पढ़ के जाते सुपरफिशियल, एग्जाम में पूछ लेते आपसे एरिया एक्सपेंशन, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि हमने तो एरिया एक्सपेंशन पढ़ा ही नहीं है, तो ये एरिया एक्सपेंशन क्या होता है। इसलिए मैं पहले ही बता दूं, सुपरफिशियल का मतलब ही होता है एरिया एक्सपेंशन। अब नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि एरिया एक्सपेंशन में क्या होता है, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसका एरिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी एक बार डेफिनेशन देखिए, इफ सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो तो समझ जाना वो आपका कौन सा है, वो आपका है सुपरफिशियल। ये चीज आप लोगों के समझ में आई। सुपरफिशियल का मतलब क्या है, सुपरफिशियल का यहाँ पे मतलब है कि एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए एस तो आपका क्या होगा, सिंपली सरफेस एरिया, भाई एस आपका सरफेस एरिया, तो डेल एस क्या हो जाएगा, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। तो मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यानी कि आपका डेल एस डिपेंड करता है आपके ओरिजिनल एस पे, यानी कि सरफेस एरिया पे, और डेल टी पे, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और कितना इंक्रीज होगा, डेल एस, यानी कि आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से, एरिया एक्सपेंशन से और सुपरफिशियल एक्सपेंशन से आपको क्या पता लगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके सरफेस एरिया पे है और सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट्स मीन कि हमारा वो एक्सपेंशन कहलाएगा सुपरफिशियल या फिर एरिया एक्सपेंशन। तो लीनियर समझ चुके हैं जिसमें लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, ये समझ चुके हैं जिसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है। लास्ट जो हमारा एक्सपेंशन है, हमारे थर्मल एक्सपेंशन का जो पार्ट है, दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब इसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि जो आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है, इसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, अब वॉल्यूम के तो नाम से आप समझ गए होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ जो एक्सपेंशन होगा, इंक्रीज होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो टोटली वॉल्यूम में होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि अगर आप लोग बलून लेते हैं, कोई गुब्बारा लेते हैं और उसमें हवा भरना स्टार्ट करते हैं, उसमें गैस डालना शुरू करते हैं, तो पहले उसकी वॉल्यूम कम रहती है, जैसे जैसे हम उसमें हवा भरते जाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज 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 होती है, और उस ऑब्जेक्ट की यानी कि बलून की वॉल्यूम में क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है। कुछ उसी तरह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, दैट्स मीन आपको याद रखना है वो आपका क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि उसकी वॉल्यूम में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन, नाम अलग अलग है, मीनिंग एक ही है। इफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, टी आपका जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर है, कहना चाह रहा है अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन। दोबारा से आप जानते हैं वॉल्यूम को शो करते हैं कैपिटल वी से, वी यहाँ पे है आपकी वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल वी आपकी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डेल वी इज इक्वल टू वी डेल टी, यानी कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज। कितनी चेंज होगी, जितना वॉल्यूम था और उसका टेम्परेचर कितना लगा है, वो चेंजमेंट आएगा आपका किसमें, इस वॉल्यूम के एक्सपेंशन में। तो ये हमने कर लिए हमारे तीनों के तीनों एक्सपेंशंस।
जो कि हमारे थर्मल एक्सपेंशन के क्या थे, पार्ट थे। दोबारा से एक बार ब्रीफली थोड़ा सा हल्के से आपको रिवीजन करा देती हूँ। हम लोगों ने सीखा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों टाइप हमने देख लिए। फिर हमें एक एक टाइप करके सबको पढ़ना था। तो सबसे पहले हमने लिया थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमने कहा अगर डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है दैट्स मीन थर्मल एक्सपेंशन है। तो कितनी तरह से हुआ ये डायमेंशन इंक्रीज? लेंथ में हुआ, सरफेस एरिया में हुआ और वॉल्यूम में हुआ। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप का? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टाइप का हो गया, जिनको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। लीनियर में आपका लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, सरफेस एरिया में सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट होगा, क्यूबिकल में आपका वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि तीनों में अलग अलग टाइप के डायमेंशन का इंक्रीमेंट होता है इफ राइज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन था। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विद चेंज इन टेम्परेचर। ये भी मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगी, जैसे मैंने ये समझाए हैं। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम करना है। फटाफट से नोटबुक पेन लीजिए, सबसे पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए। चाहे तो बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे मैंने, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। फटाफट से अपना पेन निकालिए, नोटबुक निकालिए, इन नोट्स को फटाफट से लिख लीजिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड समझने में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी एक्सपेंशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो चलिए, हमारा जो प्रिंसिपल में फर्स्ट था थर्मल एक्सपेंशन वो हम कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में थर्मल एक्सपेंशन, जो कि हमारे प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट था, उसके बारे में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से जान लिया है, समझ भी लिया है। और मे भी आपने अब तक नोट डाउन भी कर लिया होगा, क्योंकि वो नोट डाउन करना आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना अपने सिलेबस के नोट्स को। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा बुक से डिफरेंट कराऊं। कराऊंगी सिलेबस का ही, आपके लिए जो जो जरूरी है, जो नेसेसरी है वही करा रही हूँ। बट मैं चाह रही हूँ आपको नोट्स ऐसे प्रिपेयर कराऊं कि जब आप उन नोट्स को पढ़ें, याद करें और जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को एग्जाम में तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना दे। कहने का मतलब टीचर जब आपके आंसर को चेक करेगा वो बहुत इंटरेस्ट के साथ करेगा, क्योंकि आपने बिल्कुल एकदम अलग वे में लिखा है। अगर आप बुक का बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे तो ऐसे लगता है जैसे कि चीटिंग करके लिखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ें, नोट्स को कुछ इस तरह से लिखें कि जब आप उन नोट्स की हेल्प से आंसर लिखेंगे कभी अपने क्वेश्चंस का तो वो बहुत अच्छे लगे देखने में और समझ में भी आए। अलग अलग वे में, अलग अलग डिफरेंट वे में सब करते हैं, तो कोशिश कीजिए कुछ अलग करने का। तो जैसा कि मैंने कहा, हमने अपने प्रिंसिपल का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज थर्मल एक्सपेंशन, उसके बारे में बहुत डिटेल में जान लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो है हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विद चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल है उसके बारे में जानने वाले हैं। हमारा जो सेकंड है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट, थर्ड जो है हमारा वो किस पे है, ऑप्टिकल पे। अब ऑप्टिकल के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे सेकंड जो है हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है सम मेटल्स एंड मटेरियल्स शो चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कुछ जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी खुद की शाइनिंग होती है, जो हार्ड होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो कोई भी जो मेटल होता है वो क्या शो करता है, चेंज शो करता है। कैसा चेंज शो करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का शो करता है। तो जैसे रेजिस्टेंस हो गया, है ना। रेजिस्टेंस कहाँ होता है बताती हूँ आपको। हमारे घर में जो वायर्स हैं, जो हमारे घर में ये लाइट की वायर्स लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसके अंदर जो वायर है दैट इज कॉपर वायर। और जो कॉपर होता है वो एक मेटल होता है।
तो उसमें क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आ जाती है या मैं कहूँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या करने लग जाता है, एक वेरिएशन शो करने लग जाता है। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, जस्ट उसको रोकने की कोशिश करता है, उसका अपोज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स मीन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसकी वजह से, आपके टेम्परेचर की वजह से। जैसे कि रेजिस्टेंस की बात की हमने, ईएमएफ की बात की, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करंट की बात की हमने, करंट भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है, मेटल्स है वो भी, विथ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज या चेंज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आपका क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो करने लग जाता है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसमें आती हैं, आपकी मेटल्स वगैरह जो मटेरियल्स होते हैं उनमें शो होता है। दिस इज यूज्ड इन टेम्परेचर, सॉरी थर्मोमीटर। थर्मामीटर जो होता है ना, ये टेम्परेचर नहीं है, ये थर्मोमीटर आएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे आपको थर्मोमीटर आएगा, यानी कि किसमें यूज होता है, ये वाला आपका थर्मोमीटर में यूज होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपका जो चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ईएमएफ हो गया, इन सब के ऊपर भी टेम्परेचर का क्या होता है, इफेक्ट होता है। हम यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का, डिफरेंट डिफरेंट वेज में। जैसे हमने थर्मल एक्सपेंशन में देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एरिया इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाती है। सेम ऐसा ही अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। और वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा दिया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ना सिर्फ टेम्परेचर को इफेक्ट जो है अदर चीजों पे होता है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी होती हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती हैं, उनकी जो टर्म्स वगैरह होती हैं, जैसे रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ईडीसी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, यानी कि हमारा सेकंड प्रिंसिपल, change in measurement, change in electrical properties with change in temperature. So अब हम हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करेंगे, और वो क्या है हमारा, change in optical properties with change in temperature. अब मैंने प्रॉपर्टी, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है आपकी, उनके बारे में भी थोड़ी सी हिंट दी थी। मैंने आपको कहा था कि आप ऑप्टिकल को कैसे समझ सकते हैं, कि ये ऑप्टिकल क्या है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ऑप्टिकल का डायरेक्ट मीनिंग होता है लाइट से, लाइट या फिर कोई रेडिएशंस। आपने देखा होगा जो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स नाम सुना है, उसमें हम टोटली उसमें बात करते हैं लाइट के बारे में, कि लाइट कैसे रिफ्लेक्शन शो करती है, कैसे रिफ्रैक्शन शो करती है। ऐसे ही आप टोटली जो बात करते हैं वो ऑप्टिकल में बात करते हैं लाइट की या फिर आपकी रेडिएशंस की। कहने का मतलब कि जो लाइट होती है, जो रेडिएशंस होती है, वो क्या करेंगे, उनमें क्या चेंजमेंट आएगा। आप ये सोच के देखिए कि अगर आप किसी भी लाइट के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कोई भी आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, तो उन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कहीं भी लाइट पर इफेक्ट डालते हैं टेम्परेचर का, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जी हाँ, आपने शायद नहीं सुना हो और आपको शायद ना पता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। देखिए मैं आपको बताती हूँ, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है पायरोमीटर, दैट चेंजेस कलर ऑफ रेडिएशन, यानी कि वो रेडिएशन के कलर को चेंज कर देती है विद राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। नहीं आया समझ में, बताती हूँ। मान लीजिए क्या, मैं आपको बता ही देती हूँ। मान लीजिए कि हमारा जो नेवी होता है, हमारी जो आर्मी होती है, उनमें से एक आर्मी हमारी नेवी की भी होती है। नेवी में क्या होता है कि अगर किसी भी जो जहाज वगैरह होते हैं उनको कोई सिग्नल भेजना है, तो वो सिग्नल किसके थ्रू भेजते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं रेडिएशंस के थ्रू। यानी कि उनके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो रेडिएशंस ऊपर की तरफ, एक लाइट ऊपर की तरफ जाती है
और उनको वो जो सिग्नल्स भेजने हैं उनको मिल जाते हैं। अब लाइट सिग्नल ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। अब जैसे कि उन्होंने क्या किया हुआ है, कलर्स को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। इन कलर के डेफिनेशन से यानी कि इन कलर्स की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि उनको किस तरह की चीज की मतलब जरूरत है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि रेड कलर डेंजर का साइन है, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हेल्प चाहिए, तो वो किस तरह की रेडिएशन को भेजेंगे, रेड कलर को, क्योंकि रेड कलर उनको पता है, वो उनका कोड है कि रेड कलर किसके लिए होगा, डेंजर के लिए होगा। ग्रीन किसी और कलर मतलब किसी और चीज के लिए होगा। कहने का मतलब अगर रेडिएशंस के कलर को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को। यानी कि टेम्परेचर के चेंज करने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर के चेंज करने से जो रेडिएशन है, जो लाइट है, उसका कलर टोटली चेंज हो जाता है और जो सिग्नल जिसको पहुंचाना था, जिस तरह का पहुंचाना था, वो सिग्नल उसके पास उस तरह से पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत ही अच्छे से ये समझने लायक चीज है कि ये जो ऑप्टिकल होता है, जो हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, इनके ऊपर भी टेम्परेचर का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इन सबसे हमें क्या पता लगा, हमने देखा कि कहीं ना कहीं थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। हमने देखा कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है उनके ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट है। फिर हमने देखा कि ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर भी इफेक्ट है। तो हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या जानकारी हम जानना चाहते हैं इन सब चीजों से कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इन तीनों पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा क्यों। तो भाई इनका अपना खुद का एक यूज होता है, कुछ ना कुछ पता चलता है। हम जैसे कि हमारे घर में होता है कि हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारी, उनके चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इतना हीट नहीं होना चाहिए, हीट होता है तो एमसीबी गिर जाती है, ऐसा कुछ बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम नहीं जानते बट हमारी डेली लाइफ में रूटीन में चलती रहती हैं। क्या आपको पता है जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसका जो यूज है वो ट्रेन्स में किया जाता है। जो रेल की पटरियां आपने देखी होंगी, उनके बीच में रेल की जो पटरियां होती हैं उनमें जो वो लोहा लगा हुआ होता है, आयरन लगा हुआ होता है, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। गैप क्यों रखते हैं, क्योंकि जब उस पे से ट्रेन जाती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से लेंथ इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज होगी तो वो पास पास ना आए, इसलिए उनके बीच में क्या किया जाता है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं बट कहीं ना कहीं वो हमारी डे बाय डे लाइफ में यूज होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका इफेक्ट होता है, किसका, टेम्परेचर का। यानी कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो उनके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो जो हम पढ़ चुके हैं अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट है टेम्परेचर का, यानी कि टेम्परेचर सिर्फ एक टेम्परेचर नहीं है, ये सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं है कि आप एक कोल्ड बॉडी को और एक हॉट बॉडी को मेजर कर सकते हैं। एक्चुअल में ये आपके डे बाय डे लाइफ की बहुत सारी चीजों को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें ईएमएफ होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, करंट होता है। अगर आपने टेम्परेचर का उसमें ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो जब उन ट्रैक्स को बनाया जाता है तो भी टेम्परेचर को बहुत ध्यान रखते हुए कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, हॉटनेस बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। यानी कि टेम्परेचर ना सिर्फ आपको ये बताता है कि हॉट बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी क्या है, किसकी हॉटनेस क्या है, किसकी कोल्डनेस क्या है, ये हमारी बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प करता है। तो आप सिर्फ इसको एक टेम्परेचर ना लेके चले, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। आपके बुक्स में जो भी दिया हुआ है उसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें। तो हमारा जो टेम्परेचर था उसके बारे में जो हमारा मेजरमेंट था वो हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी टेम्परेचर में कोई भी कंफ्यूजन होगी, बट अगर फिर भी होती है तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन अब भी अगर आपको है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। किसी भी टॉपिक में मैं नहीं चाहती कि आप कोई कंफ्यूजन रखें, कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट हो जहां पे आप ये रखते हो कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये पॉइंट मुझे नहीं आया।
क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जो हमने टेम्परेचर किया है उस पर जस्ट एंड जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, कहीं पे भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो थ्योरी पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, अच्छे से सीखना होगा। अगर आपको पता है ये थ्योरी पार्ट आएगा और आप थ्योरी पार्ट ही अच्छे से नहीं कर रहे हो तो फिर एग्जाम में कैसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, कैसे समझ पाओगे कि एग्जाम में एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे मैं आपके लिए न्यू बाय न्यू एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक लाइन अच्छे से बता रही हूँ, इतने अच्छे से ही आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन करें, पढ़ें और सीखें, ताकि कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आपको ना आए। तो चलिए, हमारा यहाँ पे हीट जो टेम्परेचर है उसका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से हो चुका है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम हीट के बारे में जानेंगे कि हीट जो होती है वो किस तरह से ट्रांसफर हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि टेम्परेचर के इफेक्ट होते हैं और वो अलग अलग होते हैं। जैसे लेंथ होता है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, एरिया इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, जस्ट किससे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ऐसे ही हम देखेंगे कि हीट के कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं, हीट क्या क्या कर सकती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, हीट एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में तो हम अच्छे से डिटेल में जान ही चुके हैं। तो अब हमें क्या जानना है, अब हमें सिर्फ ये जानना है कि हीट कैसे कैसे इफेक्ट दिखा सकती है, कैसे कैसे हम हीट को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी अभी आपने वीडियो देखना शुरू किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बहुत अच्छे से लेके आऊंगी। अगर आपने एक भी वीडियो स्किप की तो शायद आप अपने सिलेबस से एक अच्छे मार्क्स लाने से पीछे रह सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले जब वीडियोस आए तो आप वीडियोस को सबसे पहले देखें, ठीक है? तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके भी मार्क्स अच्छे आए, बिल्कुल आप ये चाहते होंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।